ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दो, फिर देखते हैं हमने क्या डिस्कस किया था। ओके, ऑडियो एंड वीडियो सब लोग बता दो एक बार कि क्या ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है। ओके, डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि सीएसएस को हम अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं अपने एचटीएमएल पेज के अंदर। ओके, और देखो सीएसएस अलग चीज़ है, एचटीएमएल अलग चीज़ है, उन दोनों को किस तरीके से लिंक करना है आपस में, इस चीज़ को हमने देखा था। एंड उसके तीन तरीके डिस्कस किए थे। तीन तरीके क्या हैं, एक है इंटरनल, एक है इनलाइन एंड एक है एक्सटर्नल तरीका हमारा। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि सीएसएस को एक्चुअली यूज़ कैसे करना है आपकी वेबसाइट के अंदर। तो आज जो हमने देखना है वो क्या है कि सेलेक्टर्स, कलर्स, यूनिट्स एंड बॉक्स मॉडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सभी लोग क्लास के एंड तक रहेंगे। किसी को भी अगर बीच में कोई डाउट आता है तो बता सकते हैं, प्रीवियस क्लास से किसी का कोई भी डाउट हो तो भी बता सकते हैं। ओके, तो ये हैं हमारे नोट्स, बट उससे पहले मैं फोल्डर ओपन करना चाहूँगा। वेयर इज़ आवर फोल्डर, समर वेब डेव। तो फोल्डर ओपन करने के अगेन कई सारे तरीके, उनमें से एक ये है। ठीक है, तो डे 10 हमारा हो चुका है, डे नाउ डे 11, डे 11। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी HTML की फाइल index.html। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम CSS की बात कर रहे हैं तो मैं HTML की फ़ाइल क्यों बना रहा हूँ। अब मैं CSS की ही बात जब कर रहा हूँ तो HTML की फ़ाइल बनानी ही क्यों है। एनी आइडिया कि जब हम CSS की बात कर रहे हैं तो मैं HTML की फ़ाइल क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली CSS की फ़ाइल क्रिएट क्यों नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर के लिए एग्जैक्टली कि अब अगर मुझे CSS अप्लाई करनी है तो CSS अप्लाई कहाँ करनी है, CSS अप्लाई होती है कहाँ पे, HTML के अंदर। डायरेक्टली CSS से हवा में अप्लाई नहीं हो जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। सो ये चीज़ आज हम बात करते हैं। देखो कल हमने डिस्कस किया था, पहले थोड़ा सा कल का रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। तो जैसे मेरे पास एक H1 टैग है, अब इसके अंदर मैं तीन तरीके से CSS को अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने लिखा दिस इज H1। वो तीन तरीके क्या हैं, एक है मेरा इंटरनल। इंटरनल कैसे होता है, कैसे होता है इंटरनल, हाउ डू वी यूज़ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS एग्जैक्टली किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नाम पे ध्यान देना, इंटरनल कह रहा हूँ। किस तरीके से यूज़ होगा इंटरनल CSS, हेड टैग के अंदर स्टाइल। वेरी गुड, ये रहा हमारा हेड टैग, इसके अंदर मैं स्टाइल लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टाइल टैग आया। अब इसके अंदर हमें लिखना होता है टैग का नाम, इस तरीके से टैग का नाम लिखा H1 एंड उसके बाद करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, जो भी करना है। अब इसके अंदर अपनी जो भी है की वैल्यू, जैसे आई नो बैकग्राउंड कलर, हमें याद है बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखते हैं, गो लाइव। तो यहाँ पे हो गया हमारा इसका बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, तो ये तो हमें पता है। अच्छा, अब मैं इनलाइन CSS यूज़ करना चाहता हूँ। क्या तरीका है इनलाइन CSS यूज़ करने का, इनलाइन CSS कैसे यूज़ यूज करते करते हैं हैं इनलाइन इनलाइन CSS। सीएसएस। एक एक तरीका तरीका हमने हमने देखा देखा इंटरनल, इंटरनल, एक एक है है हमारे हमारे पास पास इनलाइन इनलाइन CSS सीएसएस, H1 H1 के के साथ साथ स्टाइल। स्टाइल। ओके, ओके, थोड़ा थोड़ा और और एक्यूरेट एक्यूरेट आंसर आंसर टैग टैग के के अंदर। अंदर। ओके, ओके, टैग टैग के के अंदर अंदर एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या, क्या, टैग टैग के के अंदर अंदर स्टाइल स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो तो हमारे हमारे पास पास टैग टैग के के अंदर अंदर एक एक एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट आता आता है है जो जो स्टाइल स्टाइल होता होता है। है। इसके इसके अंदर भी अंदर भी सेम सेम काम काम कर कर सकता सकता हूँ, हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर ऑरेंज। ऑरेंज। लेकिन लेकिन अब अब मेरा मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन ये ये है, है, मैंने मैंने यहाँ यहाँ से से H1 H1 को को सिलेक्ट सिलेक्ट करके करके लिखा लिखा है है रेड, रेड, इसका इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर। कलर। यहाँ यहाँ से से H1 H1 को को सिलेक्ट सिलेक्ट करके करके मैंने मैंने क्या क्या लिखा लिखा इसका इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर ऑरेंज। ऑरेंज। तो तो यहाँ यहाँ पे पे एक एक कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट है हमारा हमारा कि कि यहाँ यहाँ पे पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर रेड रेड है, है, यहाँ यहाँ पे पे ऑरेंज ऑरेंज है। है। तो तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली कौन कौन सा सा अप्लाई अप्लाई होगा होगा बताओ। बताओ। हाँ, हाँ, स्टाइल स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। यहाँ यहाँ पे पे ऑरेंज है, ऑरेंज है, यहाँ यहाँ पे पे रेड रेड है, है, कौन कौन सा सा अप्लाई अप्लाई होगा, होगा, इंटरनल इंटरनल या या फिर फिर इनलाइन। इनलाइन। कौन कौन सा सा अप्लाई अप्लाई होगा, होगा, इंटरनल इंटरनल और और इनलाइन। इनलाइन। ये ये दो दो है है हमारे हमारे पास, पास, मैंने मैंने इंटरनल इंटरनल में में लिखा लिखा रेड, रेड, इनलाइन इनलाइन में में लिखा लिखा ऑरेंज। ऑरेंज। तो तो काफ़ी काफी सारे सारे लोग लोग कह कह रहे रहे हैं हैं इनलाइन। इनलाइन। तो तो यहाँ यहाँ पे पे कौन कौन सा सा अप्लाई अप्लाई होगा, होगा, इनलाइन इनलाइन वाला। वाला। तो तो अगर अगर आपके आपके पास पास दो, दो, मान मान लीजिए लीजिए कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है पूछता है आपसे आपसे कि कि इंटरनल इंटरनल एंड एंड इनलाइन इनलाइन में में प्रायोरिटी प्रायोरिटी सबसे सबसे ज़्यादा ज्यादा किसकी किसकी होती होती है, है, किसकी किसकी होती होती है, है, इनलाइन इनलाइन की। की, ठीक ठीक है, है। एंड एंड सबसे सबसे ज़्यादा ज्यादा प्रायोरिटी प्रायोरिटी तीनों तीनों में में इनलाइन इनलाइन की की ही ही होगी। होगी। अगर अगर आप आप एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी भी यूज़ यूज करोगे करोगे तब तब भी भी इनलाइन इनलाइन की की प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या क्या होती होती है, है, सबसे सबसे ज़्यादा ज्यादा होती होती है। है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इंटरनल इंटरनल एंड एंड जो जो है है इनलाइन इनलाइन में में सबसे सबसे ज़्यादा ज्यादा प्रायोरिटी प्रायोरिटी किसकी किसकी है, है, इनलाइन इनलाइन की की है। है। उसके उसके बाद बाद इंटरनल इंटरनल की, की, उसके उसके बाद बाद एक्सटर्नल एक्सटर्नल की। की। ठीक ठीक है, है। तो तो ये ये चीज़ चीज़ है। है, कल कल हमने हमने थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत ये ये डिस्कस डिस्कस किया किया था। था। अब अब एक एक सेपरेट सेपरेट फाइल फाइल भी भी हम हम क्रिएट क्रिएट कर कर सकते सकते हैं। हैं। यहाँ यहाँ पे पे एक एक न्यू न्यू फाइल फाइल मैं मैं क्रिएट क्रिएट करूँगा, करूंगा, दैट दैट इज इज स्टाइल स्टाइल डॉट डॉट सी सी एस एस एस। एस। तो तो सी सी एस 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 की की फाइल फाइल क्रिएट हो क्रिएट हो जाएगी। जाएगी। अब अब मैं मैं इसके इसके अंदर अंदर भी भी सेम सेम काम काम कर कर देता देता हूँ हूँ कि कि एच वन H1 और और बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर इस इस बार बार मैं मैं करूँगा करूंगा ब्लू। ब्लू। तो तो क्या क्या होगा, होगा, या या फिर फिर बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर ब्लू ब्लू नहीं नहीं करते, करते, मैं मैं सिर्फ सिर्फ कलर कलर ब्लू ब्लू करता हूँ करता हूँ इसका। इसका। कलर कलर ब्लू ब्लू करने करने से से क्या क्या होता होता है, है, आपको आपको पता पता है है कि कि टेक्स्ट टेक्स्ट का का कलर कलर चेंज चेंज हो हो जाएगा। जाएगा। बट बट एग्जैक्टली एग्जैक्टली अभी अभी चेंज चेंज होगा होगा या या फिर फिर नहीं नहीं होगा होगा, बताओ। बताओ। यहाँ यहाँ पे पे मैंने मैंने स्टाइल स्टाइल डॉट डॉट सी सी एस 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 के के अंदर अंदर लिख लिख दिया दिया एच वन H1 का का
कलर ब्लू। तो जो टेक्स्ट है हमारा वो ब्लैक से क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। तो तो अभी अभी वो वो होगा होगा या या फिर फिर नहीं नहीं होगा? होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। नो। नो। तो तो ऐसा ऐसा क्यों, क्यों, किस किस तरीके तरीके से से मैं मैं अप्लाई अप्लाई कर कर सकता सकता हूँ? हूँ?
लिंक नहीं किया, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने इसको लिंक नहीं किया। अब HTML और CSS ऐसा नहीं है कि हवा में काम कर रहे हैं, लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिंक एंड रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट एंड href के अंदर फाइल का नाम style.css। तो अभी हमारा क्या होना चाहिए, इसका टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप, ये कल हमने बेसिक्स सीखे थे कि 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये 3 के 3 हमने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं एग्जैक्टली आज का जो हमारा कंटेंट है। मैं क्विकली इसको प्रेजेंट करता हूँ। सो CSS सेलेक्टर्स। अब CSS के अंदर क्या होते हैं ना, सेलेक्टर्स होते हैं। वो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, A CSS selector is used to target HTML elements so you can style them। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, H1 बैकग्राउंड कलर रेड, तो ये क्या किया मैंने, H1 को टारगेट किया, H1 को सेलेक्ट किया, तो इसी को मैं सेलेक्टर बोल रहा हूँ। लेकिन इस सेलेक्टर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं। Think of selectors as the way CSS knows what to style। अब मैं जब यहाँ पे लिखूंगा कि H1 को स्टाइल करना है, तो किस तरीके से पता चलेगा कि CSS को H1 को ही स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1, तो ये HTML के अंदर जाएगा और क्या क्या ढूंढेगा यहाँ पे, H1 को। जो भी H1 होगा उसके अंदर कौन सी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, ये वाली। तो एक एलिमेंट को ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इमेजिन यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, पेंट ऑल चेयर्स रेड, CSS सेलेक्टर चेयर, कि अगर हमें क्या करना है, सारी की सारी चेयर्स को क्या करना है, रेड पे रेड कलर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा सेलेक्टर होगा चेयर, ओके। पेंट द स्पेशल चेयर विद द आईडी VIP गोल्ड CSS सेलेक्टर #VIP। अब यहाँ पे एक होता है आईडी का कॉन्सेप्ट, एक होता है क्लास का कॉन्सेप्ट, दोनों को डिस्कस करेंगे। बेसिक सिंटैक्स आपका क्या है, पहले तो सेलेक्टर आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे क्या है मेरा, ये सेलेक्टर है H1, ओके। एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, देन प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड कलर, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, रेड। तो ये इसका सिंटैक्स है, रूल है, इस तरीके से लिखना होता है। जैसे ये लिखा है P कलर रेड, दिस विल टर्न ऑल द पैराग्राफ्स टैग्स रेड। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास अभी H1 में लिखूंगा, अगर एक और H1 बना दूं तो उसका भी बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो ये कह रहा है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स। अब आते हैं हम यहाँ पे कि जो सेलेक्टर्स हैं उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास टैग सेलेक्टर या फिर एलिमेंट सेलेक्टर, जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं। टारगेट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइप। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना H1, तो H1 हमारा क्या है, टैग सेलेक्टर है या फिर एलिमेंट सेलेक्टर। अब मैं यहाँ पे जितने भी H1 बनाऊं सबके अंदर सेम काम होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी H1 मिलेंगे पेज के अंदर सभी को क्या कर देगा, वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है क्या, फटाफट बता दो एक बार कि क्या वीडियो क्लियर नहीं है, यस और नो, फटाफट बताओ। क्लियर है, ठीक है। तो देखो जितने भी H1 होंगे सभी के अंदर वो सेम स्टाइल हमारी अप्लाई हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिखा है तो इसलिए हो रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से सिंपली। यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया एंड ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है जितने भी H1 है सभी का बैकग्राउंड कलर रेड। मुझे एक्सप्लिसिटली इस H1 के लिए अलग और इस H1 के लिए अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कौन सा सिलेक्टर हुआ, फर्स्ट टाइप हुआ हमारा कि टैग सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर। दूसरा है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लास सेलेक्टर टारगेट्स एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास। लेकिन उससे पहले हमें क्लासेस एंड आईडीज का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे चलूंगा। सो एक्सेल ड्रॉ के अंदर तो आईडी एंड क्लासेस। तो अभी हम क्या करते हैं ना, लेट्स से हमारे पास एक क्लासरूम है, जैसे अभी हम एक क्लासरूम के अंदर है, ठीक है। किस क्लासरूम के अंदर, हम वेब डेव क्लासरूम के अंदर है। किसके अंदर है, वेब डेव क्लासरूम के अंदर है, सही बात है। ये हमारी क्या है, वेब डेव क्लासरूम है। लेट्स से इसके अंदर बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, ओके। ये लोग जैसे लग नहीं रहे, बट समझो कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, हम एक वेब डेव के क्लासरूम के अंदर है एंड यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं। और मान लीजिए मैंने क्या किया, आप सभी को एक एक आईडी असाइन की हुई है, आईडी या फिर आप कह सकते हो रोल नंबर, कि इसका रोल नंबर कुछ और है, इसका रोल नंबर कुछ और है। मतलब जितने भी बंदे क्लासरूम के अंदर हैं सभी का रोल नंबर क्या है, अलग अलग है, ओके। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि किसी का जो है रोल नंबर 1 है, किसी का रोल नंबर 2 है एंड किसी का रोल नंबर 3 है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये क्लासरूम है, इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब में कॉमन क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब में कॉमन क्या है, ये बताओ मुझे। ये क्लासरूम है, ये वेब डेव का क्लासरूम है, ठीक है। और जितने भी इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं हमारे सबके सब में कॉमन क्या है, कि कोई ऐसी चीज जो ये सब में कॉमन है। अब ये नहीं कि ये सारे के सारे इंसान है, ऐसा नहीं बोलना है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड की है इसके बेसिस पे बताना है कि इन सब में कॉमन क्या है।
क्लासरूम, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनका क्या है, क्लास सभी की कॉमन है, चाहे आप फर्स्ट आईडी वाले को उठाओ, चाहे आप सेकंड आईडी वाले को उठाओ, सेकंड रोल नंबर वाले को, चाहे आप थर्ड रोल नंबर वाले को उठाओ, सभी का क्लासरूम क्या है, कॉमन है। वो क्या है, हमारा वेब डेव का क्लासरूम है, क्योंकि ये सभी के सभी कहाँ बैठे हुए हैं, वेब डेव क्लासरूम के अंदर। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन सब में यूनिक क्या है, चलिए वेब डेव क्लासरूम तो यूनिक है, सॉरी कॉमन है, बट इन सब में यूनिक क्या है कि जो सबको अलग अलग है, मतलब सबको क्या कर रहा है, अलग अलग से मतलब डिफाइन कर रहा है सभी को अलग अलग। रोल नंबर, ओके, आईडी और रोल नंबर, ठीक है, मैंने अगर इनको आईडी प्रोवाइड किया तो आईडी सबकी यूनिक होगी, अगर रोल नंबर प्रोवाइड किया तो सबका रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा। तो हमें क्या समझ में आया, कॉमन क्या है, क्लासरूम है, और यूनिक क्या है, हमारी आईडी। ठीक है, तो यही होता है एग्जैक्टली सीएसएस के अंदर भी। जो आपका कॉमन होता है, कॉमन मतलब जैसे हमारे पास वेब डेव क्लासरूम है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे एक क्लास के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स एक क्लास के अंदर हो सकते हैं, लेकिन एक आईडी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारा हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया। हमें यहाँ से क्या समझ में आया, अगर मैं लिख के बताऊं आपको कि मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम क्लासरूम हो सकता है, मतलब सेम क्लास। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स की क्या हो सकती है, सेम क्लास हो सकती है, बट जो आपके मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उनकी सेम आईडी नहीं हो सकती। ठीक है, सेम आईडी नहीं हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस कर दूं, क्या है हमारे पास, मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम क्लास तो हो सकती है, बट मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम आईडी नहीं हो सकती। कैसे, अगर इस बंदे की आईडी क्या है, 2 है, तो इसकी आईडी 2 अब यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इसकी आईडी ऑलरेडी 2 हो चुकी है। लेकिन अगर इसकी क्लासरूम हमारा वेब डेव है, तो इसका भी क्लासरूम हमारा वेब डेव हो सकता है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि क्लास हमारी बहुत सारे एलिमेंट्स की कॉमन हो सकती है, बट आईडी सभी की कॉमन नहीं होगी। आईडी क्या होगी, सभी की यूनिक होगी। तो यही आपका कॉन्सेप्ट किसके अंदर होता है, एलिमेंट्स के अंदर भी आपका होता है। तो आई होप आपको क्लासेस एंड आईडी समझ में आई होंगी कि क्लास क्या है, आईडी क्या है। क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स की कॉमन हो सकती है, बट आईडी सभी की यूनिक होगी। अब ये क्लास आईडी हम किसको असाइन करेंगे, ऑब्वियसली बात, अब हम वेब डेव की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स को असाइन करेंगे, जैसे H1 हो गया, P हो गया, इन सबको हम क्लासेस एंड आईडीज असाइन करने वाले हैं। हाँ, वही चीज। तो ये सभी को समझ में आया फिर नहीं आया, बताओ कॉन्सेप्ट आईडी एंड क्लासेस का, यस और नो। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा आईडी एंड क्लासेस का। अब देखते हैं आईडी किस तरीके से प्रोवाइड करनी है एंड जो है क्लास किस तरीके से प्रोवाइड करनी है। अब मैं क्या करता हूँ ना, चलिए मैं इंटरनल सीएसएस यूज करता हूँ, एक्सटर्नल को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। आप एक्सटर्नल यूज करो, मैं इंटरनल यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं दोनों कोड साथ में आपको दिखा पाऊँ, इसलिए ताकि मुझे बार बार फाइल्स को स्विच ना करना पड़े। तो मेरे पास क्या है, अभी 2H1 है। अब मैं इन 2H1 को मान लीजिए, इसको अलग स्टाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसको अलग स्टाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो कल एक बेकार तरीका हमने डिस्कस किया था कि सबके अंदर जाओ और इनलाइन मतलब इनलाइन वो अपना स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करो एंड अपना काम कर लो, जो कि सही है, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है, गुड प्रैक्टिस नहीं है। उससे अच्छा तरीका हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, आईडी देनी चाहिए इनको या फिर क्लास देनी चाहिए। इन दोनों को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, तो इन दो एलिमेंट्स को मुझे आईडी देनी चाहिए या फिर क्लास देनी चाहिए। इन दो एलिमेंट्स को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो H1 है, इसकी अलग यूनिक आईडी होनी चाहिए, इस वाले की अपनी अलग मतलब एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आईडी, बहुत बढ़िया। क्लास नहीं, देखो क्लास में प्रॉब्लम क्या होगी, क्लास मुझे कब देनी होती है, जब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर सेम चीज होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की अपनी अपनी पहचान होनी चाहिए, तो मैं इनको क्या दूंगा, एक आईडी दूंगा। तो आईडी देने के लिए क्या करना है ना, एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, बस यहाँ पे लिखो आईडी और इसको नाम दे दो कुछ भी। यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या नाम दे इसको, कि यूनिक 1। ठीक है, इसको मैंने क्या दिया, यूनिक 1, और इसको आईडी एट्रीब्यूट में क्या दूंगा, यूनिक 2, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने इसको आईडी दी यूनिक 1, इसको आईडी दी मैंने यूनिक 2, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैंने कर दिया काम। अब यहाँ से मैं H1 को हटा सकता हूँ, क्योंकि H1 में प्रॉब्लम क्या थी, सबका बैकग्राउंड कलर रेड कर दे रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए ऑब्वियसली। अब मैं यहाँ पे इनको ना क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे, क्या ऐसे कर सकता हूँ, यूनिक 1 और कर्ली ब्रेसेस और लिख देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर एक्वा। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या यूनिक 1 का बैकग्राउंड कलर एक्वा हुआ या फिर नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, देखो। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली सेलेक्ट इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हमारे नोट्स में कुछ बता रहे हैं, क्लास सेलेक्टर से पहले हम आईडी की बात कर रहे हैं, तो आईडी में क्या कह रहा है ना, यूज हैश बिफोर द आईडी। क्या कह रहा है, यूज हैश। तो हैश किस तरीके से हमें यूज करना है, देखो यहाँ पे जो यूनिक 1 लिखा है ना, इससे पहले हैश लगा। तो ये जैसे मैंने हैश लगाया यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि आप यूनिक 1 वाली आईडी को सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब जहां पे भी इसको यूनिक 1 आईडी मिलेगी, उसका बैकग्राउंड कलर ये एक्वा कर देगा। देखते हैं, तो देखो इसको यूनिक 1 कहाँ पे मिली होगी आईडी, इस H1 के अंदर। इस H1 के अंदर इसको आईडी क्या मिली, यूनिक 1 मिली।
और हमने वहां पे लिखा था कि इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो, तो इसने क्या कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दिया। सिमिलरली मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हैश यूनिक टू एंड बैकग्राउंड कलर लेट्स से ऑरेंज। ठीक है, मैंने क्या किया, यूनिक वन बैकग्राउंड कलर एक्वा, यूनिक टू बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। अगर आपको किसी भी आईडी को सेलेक्ट करना है तो हैश लगाना इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी सीएसएस को पता चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, एचटीएमएल के अंदर जाना है और एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के लाना है जिसकी आईडी क्या हो, यूनिक वन हो या फिर यूनिक टू हो, जो भी आपने यूज किया है उस हिसाब से। तो इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा। तो अगर आपको आईडी के हिसाब से एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो हैश देन आईडी का नाम, और आईडीज आपकी क्या होनी चाहिए, सभी की यूनिक होनी चाहिए। ताकि देखो अब है तो दोनों H1, लेकिन दोनों के अंदर मैंने क्या किया, अलग अलग स्टाइल्स को मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। कोई डाउट इसमें कि अगर मैंने किसी एलिमेंट को आईडी दे दी तो उसको किस तरीके से सिलेक्ट करोगे? एनी डाउट्स फटाफट बता दो। ठीक है, किसी का हो तो आप बता सकते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि इन दोनों के अंदर ना मुझे जो है इनका टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर मतलब ये जो टेक्स्ट का कलर आ रहा है कि दिस इज H1 कैसा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, इसको चेंज करके कुछ और करना है। ठीक है, और दोनों का एक जैसा होना चाहिए, जो कलर इसका हो वही कलर इसका हो। लेट से ब्लू तो नहीं, कोई अच्छा सा कलर या फिर ग्रीन, जो भी हो, मतलब जो इसका कलर है वही इसका कलर भी होना चाहिए। तो क्या यूज करूँ, आईडी यूज करूँ, क्लास यूज करूँ? अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो इसका कलर होगा फॉन्ट का और जो इसका कलर होगा वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर इसका कलर ग्रीन है तो इसका भी कलर ग्रीन होना चाहिए, इस तरीके से। तो आईडी यूज करनी चाहिए, क्लास यूज करनी चाहिए, क्लास। क्योंकि आप क्लास क्यों यूज करनी है, क्योंकि दोनों के अंदर कोई चीज सिमिलर आ रही है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या हो रही है, कोई चीज सिमिलर आ रही है। अब करने को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने फॉन्ट कलर कुछ लिख दिया, सॉरी यहाँ पे कलर कुछ लिख दिया और यहाँ पे कलर कुछ लिख दिया, लेकिन इतना क्यों करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास। ठीक है, और क्लास का नाम देता हूँ मैं क्या, कि सेम। ठीक है, क्लास का नाम दिया सेम और इसकी क्लास का नाम भी दिया मैंने सेम। सेम क्यों दिया, क्योंकि क्लास आपकी कॉमन होती है। अभी जस्ट हमने देखा था, जैसे आप सभी का क्या है, वेब डेव क्लासरूम है, तो इसका क्लास क्या है, सेम है, एंड इसकी भी क्लास क्या है, सेम है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा सेम एंड सेम के बाद अगर मैं लिख दूंगा कैसे, कि जो इनका कलर है उनके कलर को कर देना है, क्या कर देना है, कुछ अच्छा सा कलर देख लेते हैं यहाँ पे, ये अच्छा नहीं लगेगा, ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसे कहा कि जिसका भी आपका क्या हो, क्लास सेम हो, उसका कलर कर दो आप ब्राउन, मतलब टेक्स्ट का कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी स्टिल ये ब्लैक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसको समझते हैं। जैसे आईडी के लिए हैश लगा रहे हो ना, वैसे ही क्लास के लिए डॉट लगाना पड़ता है। तो जैसे आप लिखोगे यहाँ पे डॉट, तो डॉट से हमारे सीएसएस को समझ में आएगा कि जितने भी क्लासेस हैं और जिनका नाम सेम है, सभी का कलर क्या कर दो, ब्राउन कर दो। तो इसको कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी, एक क्लास ये मिलेगी, एक क्लास ये मिलेगी। तो इन दोनों के अंदर ये सेम स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी कि कलर ब्राउन। देखो हो गया, दोनों का कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो अगर दो एलिमेंट्स या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स में क्या करना है, सिमिलर स्टाइलिंग यूज हो रही है तो क्लास यूज करनी है। और अगर सिमिलर स्टाइलिंग यूज नहीं करनी है, अलग अलग स्टाइलिंग है, तो आपको क्या करना है, आईडी यूज करनी है। ठीक है, हैशटैग किसमें लगाना है, हैशटैग आपको लगाना है आईडी के लिए। अगर क्लास है तो क्लास के लिए क्या यूज करना है, डॉट यूज करना पड़ेगा। मैंने लिखा है ना क्लास सेम, यहाँ पे लिखा है आईडी यूनिक वन। क्लास दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, जितने एलिमेंट्स को आपको सेम स्टाइल देना है तो क्लास सभी की सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे सेम वन सेम टू कर दिया, फिर तो वो क्या हो जाएगी, आईडी हो जाएगी ना। तो इसलिए क्लास को क्या देना है, सेम देना है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास क्या है, सेम है, सबका कलर ब्राउन। तो ये चीज आपका कॉन्सेप्ट। ओके, अब बताओ इसमें किसी का कोई भी डाउट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा, कि आईडी एंड क्लास। सबसे जो मेजरली चीज आप यूज करोगे वो होगी आपकी आईडी एंड क्लास। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि नोट्स क्या कह रहे हैं हमारे। तो पहला तो हमने देख लिया टैग सेलेक्टर, दूसरा बात करते हैं क्लास सेलेक्टर की। तो क्लास सेलेक्टर कैसा होता है, टारगेट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास। कि अगर इस एलिमेंट की क्लास सेम है, इसकी क्लास सेम है, इसकी क्लास सेम है, इसकी क्लास सेम है, तो इन सभी के अंदर आप कॉमन एक स्टाइल को यूज कर सकते हो। जैसे डॉट माई क्लास बैकग्राउंड कलर येलो। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनकी क्लास क्या होगी, माई क्लास होगी, उनका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्लास माई क्लास, इस तरीके से यू कैन यूज द सेम क्लास फॉर मल्टीपल एलिमेंट। ये सेम क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने सेम सेम, तो इस तरीके से। दूसरा सिलेक्टर कौन सा देगा, आईडी सिलेक्टर। टारगेट्स ओनली द यूनिक एलिमेंट। ठीक है, जो आपका यूनिक एलिमेंट होगा सिर्फ उसी को टारगेट करेगा। यूज हैश बिफोर द आईडी। जहाँ पे भी आप आईडी लगाना चाह रहे हो उससे पहले हैश यूज करो, जैसे हैश मेन। तो इससे क्या होगा, जिसकी आईडी मेन होगी उसको वो सिलेक्ट कर लेगा कि फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स। सो एचटीएमएल में कैसे किया, डिव उसकी आईडी आपने कर दी है मेन, दिस इज द मेन बॉक्स, इस तरीके से।
आईडीज आर यूनिक यूज्ड ओनली वंस पर पेज, ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट होगा सबका क्या होगी, आईडी यूनिक होगी। अब चौथा है हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये तीन तो हमने देख लिया, टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है ना, टारगेट्स ऑल एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे अभी अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो आप इन दोनों को यूनिवर्सल सेलेक्टर से भी यूज कर सकते हो, मतलब टारगेट कर सकते हो। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे होता है हमारा, ये साइन होता है आपका स्टार साइन, ठीक है। तो स्टार साइन लिखोगे तो इससे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स पेज के अंदर अवेलेबल हैं सभी के अंदर सेम स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं जैसे एक बार पी टैग बना देता हूँ कि दिस इज अ पी टैग, ठीक है, क्या हुआ, दिस इज अ पी टैग। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसके नीचे कुछ स्टाइल यूज करते हैं, जैसे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं इनका। अभी फॉन्ट साइज देख लो, आईडी में नेम की जगह नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं क्या नंबर यूज कर सकते हैं, अभी कुछ और। तो अब इनका फॉन्ट साइज कुछ जितना है, अब मैं इसको इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया, ये क्या कर रहा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको सेलेक्ट करेगा। ये तीन हमारे पास एलिमेंट्स है तो तीन के तीन सेलेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे फॉन्ट साइज कितना, 40 पिक्सल्स, ठीक है। अभी पिक्सल्स के ऊपर आएंगे तो देखो इसका फॉन्ट साइज भी सेम है, इसका फॉन्ट साइज भी सेम है एंड इसका भी फॉन्ट साइज क्या है, सेम है। तो अगर आपको सारे एलिमेंट्स को एक साथ टारगेट करना है तो क्या यूज कर सकते हो आप, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो सभी के अंदर वो सेम स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो चार आपके पास मेन सेलेक्टर्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा आईडी सेलेक्टर, तीसरा क्लास सेलेक्टर एंड चौथा यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो ये आपके चार सेलेक्टर हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा, सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा। अभी मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो क्या है इसको समझेंगे आगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर को आप ऐसे कम यूज करते हो कि इसके अंदर आपने कोई इस तरीके से वैल्यू दी हुई है, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, इस तरीके से आप इसको यूज नहीं करते हो। किसी और काम के लिए हम इसको यूज करते हैं, आगे देखेंगे। गुड फॉर रिसेटिंग डिफॉल्ट स्पेसिंग इन अ वेबसाइट। अब डिफॉल्ट स्पेसिंग हमारी क्या होती है ना, देखो अभी आपको ऊपर से थोड़ा बहुत गैप दिखाई दे रहा है, ये दिस इज H1 जो है ये ऊपर से भी तो स्टार्ट हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा नीचे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है एंड इस साइड भी थोड़ा सा गैप है। तो इस गैप को अगर आप हटाना चाह रहे हो तो इसके अंदर आओ और लिख दो मार्जिन जीरो एंड पैडिंग जीरो। अभी क्या है, अभी जस्ट हम आगे देखेंगे क्लास में, पैडिंग जीरो। तो क्या होगा, अब वो दोनों स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे। देखो सारे के सारे क्या है, बीच में स्पेसिंग भी हट चुकी है एंड एकदम टॉप से वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा आपने कहा नंबर्स यूज कर सकते हैं या फिर नहीं यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ इनको, पी को देता हूँ मैं आईडी 123 123 एंड यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ #123 #123 एंड इसका मैं क्या कर देता हूँ कि जो है बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं इसका, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या किया, रेड। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हमारा नहीं हुआ, तो आप नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहले तो वैसे ही रेड हो गया यहाँ पे, तो नंबर्स यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है, प्लेन टेक्स्ट को यूज़ करना है। तो ये चार पांच सेलेक्टर आपको समझ में आए। ये जो चार पांच सेलेक्टर्स हैं हमारे पास, कि आप एक एलिमेंट को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल तरीके हैं। एंड यूज़ केस भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सेलेक्टर कब यूज़ करना है, कब बेस्ट रहेगा कौन सा सेलेक्टर, ठीक है। तो जब मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर सेम स्टाइलिंग यूज़ करनी है तो क्लास यूज़ कर सकते हो। अगर हर एलिमेंट के अंदर यूनिक स्टाइलिंग है तो आईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। अगर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर सभी एलिमेंट्स के अंदर, अगर आपको सेम क्या है करना है, क्लास यूज़ करनी है, मतलब सेम सॉरी स्टाइलिंग यूज़ करनी है, तो क्या यूज़ करोगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो पांच हमारे पांचवा है ग्रुपिंग सेलेक्टर। अभी हमारे पास एक चीज़ और होती है, ग्रुपिंग सेलेक्टर। अप्लाई द सेम स्टाइल्स टू मल्टीपल सेलेक्टर एट वंस। तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हुए ना ऐसे कॉमास भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्या कर सकते हो, कॉमास। तो कॉमास हम कैसे लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बना लेता हूँ, स्पैन, यहाँ पे लिखूंगा मैं स्पैन 1 2 एंड 3, तीन स्पैन्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है 1, ठीक है। इसके नीचे वाले की आईडी है 2, इसके नीचे वाले की आईडी है हमारे पास 3। अब वैसे तो हम इस काम को क्लास से कर सकते हैं, बट अभी के लिए एक यूज़ केस समझो कि मैं क्या करूँगा ना, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं अगर लिखूँ #1 और लिखूँ अगर बैकग्राउंड कलर कितना, लेट्स से ब्लू, तो क्या होगा इससे, नो डाउट्स कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, जो कि ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर भी कुछ बैकग्राउंड कलर ब्लू ही हो एंड इसके अंदर भी जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो आपका।
तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं क्लास यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मान लो किसी रीजन से आप क्लास को यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हैश 1 के अंदर भी यही यूज़ होगा, हैश 2 के अंदर भी यही यूज़ होगा, और हैश 3 के अंदर भी यही यूज़ होगा। अब हैश जब मैं कह रहा हूँ तो समझ जाओ कि आईडी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हैश 1 के भी अंदर यही यूज़ होगा, 2 के भी अंदर है, 3 के भी अंदर। तो तीनों का बैकग्राउंड कलर अब क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और इवन आप इसको ना क्लासेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इसकी जो क्लास है, इसको क्लास देते हैं चलो। अगर आपको लग रहा हो कि अगर मैंने यहाँ पे आईडीज़ लिख दी तो सभी के सभी आईडीज़ होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, एंड क्लास इसको देते हैं कुछ जैसे, इसको 4 क्लास देते हैं, ठीक है, 4। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ .4, क्योंकि क्लास को सिलेक्ट करने के लिए .4 लिखना पड़ता है, तो मैं लिखता हूँ अगर .4, तो इसका क्या हुआ, इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, सॉरी ब्लू हो गया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, मैं एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H1, तो H1 का भी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। वेट, H1 यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यूनिक 1, ठीक है, आईडीज़ को हम ओवरराइड नहीं कर पा रहे हैं बस। ठीक है, तो एलिमेंट सेलेक्टर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से ही आपको पता लगेगा। देखो, जैसे हमने आईडी एंड क्लासेस को तो एक साथ टारगेट कर लिया कि जिसकी आईडी ये है और जिसकी क्लास ये है, उन सभी के अंदर ये चीज़ अप्लाई कर देनी है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर लिखा H1, तो H1 का बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं हो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ से चलो एक बार आईडी हटा के देखते हैं, मैं यहाँ से आईडीज हटा दूँ अगर, अब क्या अप्लाई होगा, तो अब यहाँ पे देखो ब्लू हो चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा था ना, क्योंकि जो आईडी की है, आईडी वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एलिमेंट वाले से। तो उसने पहले किसको प्रायोरिटी दी, आईडी वाले को, क्योंकि आपने क्या किया था, आईडी से भी सेम एलिमेंट को सेलेक्ट किया था, एंड ये एलिमेंट सेलेक्टर से भी सेम एलिमेंट को सेलेक्ट किया था। तो क्या हो रहा था, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था कि ये तो कह रहा था कि ब्लू कर दो, बट ये कह रहे थे कि एक्वा एंड ऑरेंज कर दो। तो प्रायोरिटी किसको मिली, आईडी वाले को। तो मैंने इन दोनों को कमेंट कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। ओके, ये समझ में आया फिर नहीं आया बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ग्रुपिंग सेलेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बट कॉमास लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉमास लगा के आप आईडी लिखो, क्लास लिखो, एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मुझे, मेरे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है, एक की आईडी 1 है, एक की आईडी 2 है, एक की आईडी 3 है। अब मुझे इन तीनों के अंदर सेम स्टाइल यूज़ करनी है, या तो मैं क्लास यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा यूज़ केस हो सकता है जहाँ पे आप क्लास यूज़ नहीं कर सकते हो। मान लीजिए क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि इन तीनों के अंदर सेम स्टाइलिंग यूज़ करनी है, बट क्लास यूज़ नहीं करनी है। तो हमारे पास एक तरीका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, स्पैन। लेकिन कंस्ट्रेंट ये है कि आप एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्लास भी यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कि ID 1 के अंदर भी ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, कॉमा ID 2 के अंदर भी ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, और ID 3 के अंदर भी ये चीज़ आपकी अप्लाई होनी चाहिए, जो कि क्या है, हमारी बैकग्राउंड कलर ब्लू, जो कि यहाँ पे हमारी अप्लाई हो रही है, हो रही है, देखो। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आईडीज ही दे रहे हो यहाँ पे। अगर मैं लिख दूँ क्लास 4, ठीक है, क्लास 4 मतलब जिसकी क्लास 4 है उसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी क्लास 4 थी, तो इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, देखो, दिस इज पी टैग का। एंड यहाँ पे मैंने एलिमेंट सेलेक्टर भी लिख दिया कि H1, कि जितने भी H1 है उनका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। तो कॉमा लगा के मैंने इनका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। तो ये है आपका ग्रुपिंग सेलेक्टर। अभी समझ में आया कि बस आप कॉमास लगा के मल्टीपल एलिमेंट्स को साथ में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ किसी का कोई भी डाउट इसके इसके अंदर, ग्रुपिंग सेलेक्टर के अंदर क्या किसी का कोई भी डाउट है, यस और नो। क्या ग्रुपिंग सेलेक्टर के अंदर कोई डाउट है, सब लोग बता दो एक बार। सिर्फ 2 लोगों का, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? क्योंकि जब साथ में इसकी प्रैक्टिस करोगे या फिर क्लास के बाद प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। हो सकता है क्लास में आपको लग रहा हो कि समझ में आ गया, बट क्लास के बाद भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये हमने देख लिया है, दिस सेव्स टाइम्स एंड कीप्स योर CSS क्लीन। तो वही चीज़ है, आप ग्रुपिंग सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। अब कलर्स इन CSS, अब CSS के अंदर हम देख रहे हैं कलर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। कलर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम, कि बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर ब्राउन, या फिर जो भी कर रहे हैं हम, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, एक्वा, कलर्स के नेम दे रहे हैं, ठीक है। CSS अलाउस अस टू चेंज द कलर ऑफ, किस किस का कलर आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो, बटन्स एंड मोर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप कलर्स चेंज कर सकते हो। अब ये बॉर्डर्स के हैं, आगे देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझो टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, वो तो हम देख ही रहे हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड का कलर आपका चेंज हो गया। यू कैन मेक योर साइट लुक मोर मॉडर्न, फन, एलिगेंट, ऑल विद द राइट कलर्स। अगर आपका सही क्या है, कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो वेबसाइट हमारी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखेगी।
जैसे अभी काफ़ी बेकार लग रही है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसको हम अच्छा कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर कलर्स। सी एस एस कलर प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टी क्या है कि कलर क्या करता है ना, जो आपका नॉर्मल कलर होता है वो क्या करता है, टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। क्योंकि हमने अभी देखा था, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ सिर्फ कलर, तो कलर क्या करेगा, सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। लेकिन अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, चेंजेस ऑफ बैकग्राउंड कलर। अब क्या है, 4 ways टू राइट कलर्स इन सी एस एस, 4 तरीके हैं हमारे पास कलर्स को लिखने के भी, ठीक है। एक तो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं कि ब्लू लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, इस तरीके से। लेकिन और तरीके भी हैं। अब वो और तरीके क्या हैं, अभी डिस्कस करते हैं बस। तो एक तो है हमारे पास कलर नेम्स। ये सिंपल है, आपका बस कलर का नाम लिख दो जो आपके मन में आ रहा है। जैसे ब्लू है, इसको हटाता हूँ मैं 1 सेकेंड। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, वाइट, जो मन में आ रहा है, बहुत सारे होते हैं। तो एक तरीका तो ये है जो कि आपको आता है। अब सेकंड देखते हैं, हमारे पास होता है हेक्स कोड्स। अब हेक्स कोड क्या होते हैं हमारे पास, मोस्ट कॉमन इन वेब डिज़ाइन। तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे कॉमन क्या होता है आपके पास, हेक्स कोड, ठीक है। तो हेक्स कोड किस तरीके से होते हैं हमारे, कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट, अब हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 डिजिट्स, ठीक है। हेक्स मतलब 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो जो है कलर इन 6 डिजिट्स के अंदर आने वाला है। तो 6 डिजिट्स क्या है हमारे पास, इस तरीके से कि फर्स्ट 2 होंगी हमारी रेड की, सेकंड होंगी हमारी ग्रीन की, एंड जो थर्ड 2 है हमारी वो किसकी होंगी, ब्लू की। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन से आप क्या बनाते हो, यहाँ पर कलर्स को क्रिएट करते हो कुछ इस तरीके से कि FF6600। अब आपको मिल जाएगा हैक्स का भी कोड, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ याद करने बैठ गए हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हैश FF6600, तो आपको बता देगा ये कौन सा कलर है, ऑरेंज। यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। मैंने ऑरेंज लिखा नहीं, बट ये इस तरीके से कुछ लिखा है, इसको हम बोलते हैं हैक्स कोड। यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, इसके ऊपर ले जाओ अपना पॉइंटर एंड यहाँ पे इसको चेंज कर लो। देखो इसको यहाँ से हटाओ, ऊपर दिख रहा होगा आपको ये चेंज होते हुए। तो ये 6 डिजिट्स हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे क्या है, 5D314 है। अब इसको यहाँ से जैसे मुझे कुछ चाहिए इस तरीके का कलर, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ 19626B, इस तरीके से। तो कलर हमारा ये हो जाएगा। तो एक है हमारे पास हेक्स। ये कलर वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं भी लग सकता। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हेक्स कोड्स, ओके। ईच पेयर ऑफ लेटर स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यही हमने देखा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। फर्स्ट 2 रेड के लिए, सेकंड 2 ग्रीन के लिए, एंड थर्ड 2 हमारे ब्लू के लिए। यू कैन गेट हेक्स कोड फ्रॉम कलर पिकर्स ऑनलाइन। अब आपको ऑनलाइन कलर पिकर्स मिल जाते हैं। वैसे तो VS कोड का ही काफ़ी अच्छा है, बट ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो कि हेक्स कलर कोड्स पिकर, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अच्छा, तो HTML कलर पिकर ये कह रहा है हमसे। यहाँ से कोई सा भी उठा लो, देखो वो दे देगा आपको, क्या देगा, कौन सा, कहाँ दिया इसने, ये दे रहा है आपको, देखो हैक्स कलर कोड्स। तो ये आपके हैक्स कलर कोड्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, जहाँ से उठाना है वहाँ से उठाओ, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो RGB भी एक तरीका है, जैसे हेक्स कोड एक तरीका है, वैसे ही RGB भी एक तरीका है। यूज़ दिस फॉर्मेट RGB 25500, इस तरीके से। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। कमेंट मतलब यहाँ पे लिखा हुआ होगा बट अप्लाई नहीं होगा। देखो अभी कैसा हो रहा होगा, वाइट हो रहा होगा बस ये। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, 1 सेकेंड, बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा RGB देन पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर 3 वैल्यूज देनी होती है, एक रेड की, फिर कॉमा लगा के ब्लू की, फिर कॉमा लगा के रेड की, सॉरी ब्लू की। तो ये हो गया रेड, ग्रीन, ब्लू। अब मैंने क्या किया, रेड को मैक्सिमम कर दिया, ग्रीन को 0 कर दिया, ब्लू को भी 0 कर दिया। तो क्या बन के आ रहा है, रेड। तो यहाँ पे आना चाहिए रेड हमारा, देखो रेड आ गया। मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 255 कर देता हूँ। तो अब कौन सा आएगा, ब्लू, ग्रीन आएगा, सॉरी। तो रेड, ग्रीन, ब्लू। अब मैं अगर इसको 255 कर दूँ, और 255 मैक्सिमम वैल्यू होती है बाय द वे, ठीक है, 255 से ऊपर नहीं जा सकते। तो 00255 इज ब्लू, क्योंकि कौन सी वैल्यू थी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो 255 तक आप इस वैल्यूज़ को लेके जा सकते हो। अब यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, इसके ऊपर हवर करो एंड यहाँ से इसके ऊपर चलते हैं। तो ये अब RGB में आपको वैल्यूज़ देगा, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक ले गया, 255 तक। तो जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कुछ ये कलर 196, 55 एंड 107। तो इन तीनों कलर्स को कंबाइन करके क्या बना रहा है, एक कलर बना रहा है कुछ इस तरीके का। तो 2 कलर पिकर हमारे पास ये हो गए। अब तीसरा हमारे पास क्या है, एक हो गया हेक्स, एक हो गया RGB, ठीक है। वैल्यूज गो फ्रॉम 0 to 255, जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा है HSL, ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनेस। अब ये क्या है हमारा, कलर HSL 200, 100% एंड 50%।
तो ये है आपका ह्यू, ये दूसरा आपका सेचुरेशन, तीसरा है हमारा लाइटनेस, ठीक है। अब ये क्या, नॉट यूज एंड ऑफन ऑफन फॉर बिगिनर्स बट फन टू एक्सप्लोर। अब ये ज़्यादा मुझे भी समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर एच एस एल, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है, देखो एच एस एल। अब ये कह रहा है ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस, इसको यहाँ से उठा के लाते हैं। मैंने कहा 200, 100% एंड 50%। अब इसे कोई सा तो कुछ तो हो रहा होगा, 100% एंड 50%। इसके बारे में एक्सप्लोर करना, बट यूज़ बहुत कम होता है। तो वो जिस तरीके का कलर बना के दे दिया इसने, ठीक है, नेवी ब्लू सा कुछ कलर है, तो ये बन गया आपका। ये समझ में आया आपको? तीन कलर, सॉरी 5 तरीके हैं हमारे पास। 5 तरीके, आई थिंक 5 है, 4, 5 है, सॉरी 4 है। एक है एच एस एल, एक है हमारा आर जी बी, एक है हमारा हेक्स कोड, एंड एक है हमारा नॉर्मल कलर्स के नेम। मोस्ट कॉमन कौन सा यूज़ होता है? ये वाला यूज़ होता है, हेक्स कोड वाला। ओके, तो हेक्स कोड में थोड़ा ध्यान देना है। तो ये 5 सभी यूज़ कर लेंगे क्या, कि अगर आपको कलर्स यूज़ करना है, किसी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हाँ सॉरी 4, इन चारों को। एंड 4 में से भी मेजर कौन यूज़ होता है? हेक्स वाला, ठीक है। तो हेक्स आपको ज़्यादा दिमाग में रखना है। मोस्ट कॉमन इज हेक्स, बिल्कुल मोस्ट कॉमन इज हेक्स, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। अब आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहा है, थिंक ऑफ अ कलर नेम लाइक अ बेसिक crayons, okay. Hex code are like paint codes in hardware store, okay. RGB is like mixing red green and blue light, ठीक है। HSL is like color sliders in a photo editor, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, लेकिन हमने वैसे ही प्रैक्टिकली समझ लिया है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सी एस एस यूनिट्स की बात करते हैं। सी एस एस के अंदर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे पिक्सल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो यूनिट्स की बात करते हैं। हाउ बिग, हाउ फार, हाउ टॉल, सी एस एस नीड्स यूनिट। कि कोई एलिमेंट कितना बड़ा दिखना चाहिए, मतलब एक दूसरे के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी पता होना चाहिए। हाउ टॉल, कि कोई एलिमेंट कितना ऊंचा होना चाहिए, ये भी हमारा। तो सी एस एस में यूनिट्स जो है उसकी नीड तो है। वट आर यूनिट्स इन सी एस एस? यूनिट्स टेल द ब्राउजर हाउ बिग और स्मॉल थिंग्स शुड बी, लाइक कि अब कोई सा भी एलिमेंट है ऐसे ही रैंडम नहीं आना चाहिए, किसी का कुछ ना कुछ डिफाइंड साइज होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉन्ट साइज है हमारा, विड्थ एंड हाइट है, कोई एलिमेंट है उसकी हाइट एंड विड्थ को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पैडिंग एंड मार्जिन, अभी पैडिंग एंड मार्जिन को हटाओ यहाँ से, पैडिंग एंड मार्जिन में बाद में समझाऊंगा। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इन तीन के ऊपर फोकस, इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। फॉन्ट साइज, विड्थ एंड हाइट। यू कांट जस्ट से मेक द टेक्स्ट बिगर, हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि अगर मुझे किसी का फॉन्ट साइज बड़ा करना है, एक वाला सिंपल है, हाँ एक सिंपल है, बट मेजरली यूज होता है आपका हेक्स कोड वाला। अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़ लिखना पड़ेगा। जैसे हवा में तो होगा नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल। तो पिक्सल्स यहाँ पे क्या है, यूनिट है हमारी। जैसे सेंटीमीटर मीटर्स होते हैं, वैसे ही एक यूनिट है पिक्सल्स। यू मस्ट से मेक इट 20 पिक्सल्स बिग, एंड फॉर देट यू यूज सी एस एस यूनिट। हम क्या कह रहे हैं कि इस एलिमेंट को 20 पिक्सल्स या फिर 40 पिक्सल्स इंक्रीज कर देना है, कुछ इस तरीके से। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको 20 30 जितना मन करे मेरा उतना मैं कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा, 20 पिक्सल्स इनका साइज हो जाएगा। तो ये छोटे या फिर बड़े हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, यूजिंग यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे कौन सी यूनिट हो रही है हमारी यूज़, पिक्सल्स। तो पिक्सल्स की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हम पी एक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। टू मेन टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एक होते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स, जिनकी क्या होती है, फिक्स साइज होती है। जैसे दीज आर ऑलवेज द सेम साइज नो मैटर द स्क्रीन। अब आपकी अलग अलग स्क्रीन होती है, उनके हिसाब से आपको फॉन्ट साइज चेंज करना होता है। जैसे हमारा क्या है, ये आपका वैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर आएगा, बट अभी चलते हैं apple.com के अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने कहाँ पे ओपन किया है इसको, अपने ब्राउज़र के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन क्या है, थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मतलब जितना इस लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से सही लगेगा उतना यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर इतना ही टेक्स्ट मेरा मोबाइल के अंदर दिखने लगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन तो छोटी है और उसके अंदर इतना बड़ा सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, तो क्या वो अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये बताओ। ये जो है मेरा टेक्स्ट, अगर मोबाइल की स्क्रीन के अंदर भी इतना ही दिखने लगेगा मुझे, तो वो अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये बताओ। सब लोग बताओ एक बार। मोबाइल की स्क्रीन हमारी छोटी होगी और उस स्क्रीन के अंदर के इतना बड़ा सिर्फ टेक्स्ट ही आने लगा, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। तो ये छोटा कैसे दिखाई देता है वैसे, ये इंस्पेक्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। अभी इस चीज़ को छोड़ दो, वैसे आप देख सकते हो यहाँ से, ये आपको मिलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसका नाम, टॉगल डिवाइस टूल बार। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को सेलेक्ट कर सकते हो। इसको छोटा करते हैं, तो ये किसमें बता रहा है, आईफोन एक्सआर के अंदर आपकी जो वेबसाइट है कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है।
ये ब्राउज़र आपको प्रोवाइड करता है क्रोम। अगर मैं पिक्सल 7 की बात करूँ तो गूगल पिक्सल 7 उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आपको दिखाई दे रहा है जो टेक्स्ट है हमारा वो छोटा अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड एक होती है फिक्स्ड। अगर ये फिक्स्ड होती तो क्या होता, मोबाइल के अंदर भी इतना ही हमारे पास टेक्स्ट साइज आता एंड लैपटॉप के अंदर भी इतना ही आता। अगर कोई और बड़ी डिवाइस होती उसके अंदर भी सेम आता। तो फिक्स यूनिट को हम क्या करते हैं, कम यूज़ करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इन्हीं को यूज़ करेंगे। तो एक हो गया हमारा एब्सोल्यूट यूनिट्स फिक्स साइज, वो ये बात कह रहा है कि दीज आर ऑलवेज द सेम साइज नो मैटर द स्क्रीन। कोई सी भी स्क्रीन हो सबके अंदर क्या होगा, सेम आपका जो है फॉन्ट साइज अप्लाई होगा, मोबाइल हो लैपटॉप हो कोई सा भी। एक है आपकी पिक्सल, ये क्या है आपकी फिक्स्ड आपकी यूनिट है, स्टैंड फॉर पिक्सल्स, ठीक है। पीएक्स का क्या मतलब होता है, पिक्सल्स। मोस्ट कॉमन एंड रिलायबल, क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड रिलायबल भी है। दूसरा आपके पास सेंटीमीटर, ठीक है, रियली यूज़। ये मैंने जब आज नोट्स बनाए तो मुझे ये आज पता चला कि सेंटीमीटर भी होती है, ठीक है, मैंने आज तक यूज़ ही नहीं की थी सेंटीमीटर, ठीक है। एंड थर्ड है हमारे पास इंचेस, रियली। ये दोनों आपकी बहुत रियली यूज होती हैं, बट मोस्ट कॉमन कौन है इन दोनों में से, पिक्सल्स आपकी मोस्ट कॉमन है। अब इन दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हो, सेंटीमीटर्स एंड इंचेस को, बट ठीक है। अभी के लिए हम पिक्सल्स को यूज़ करेंगे। जैसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पिक्सल्स को, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी सारा कोड हो चुका है, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, new.html, new.html। किसको समझने के लिए, साइजेस को समझने के लिए, यूनिट्स को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले डिव के बारे में हमने बात की थी, इसको एक आईडी देते हैं कि हैश, अच्छा हैश नहीं, आईडी 1, इस तरीके से। और हेड के अंदर स्टाइल टैग। अब इसके अंदर मुझे इसको सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करूँगा, हैश 1। इससे क्या होगा, जिसकी आईडी 1 होगी वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। कौन सेलेक्ट होगा, ये वाला डिव। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर अभी ब्लू कर दूँ तो ये मुझे दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, बताओ। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा ना, इंडेक्स की जगह पहले तो न्यू कर दूंगा इसको। यहाँ पे अगर आप यूआरएल में इंडेक्स की न्यू कर दोगे ना तो न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, बट मैंने यहाँ पे स्टिल लिखा था बैकग्राउंड कलर ब्लू, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। इसके अंदर कुछ लिख लो, जैसे दिस इज़ अ पी, तो अब आपको दिखाई देगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या दिख रहा है आपको, ब्लू, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है, अगर मुझे फॉन्ट के साइज़ को कंट्रोल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉन्ट साइज इन पिक्सल्स, मैं लिख सकता हूँ 50 पिक्सल्स। जैसे ही मैं लिखूंगा 50 पिक्सल्स, तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना हो जाएगा, 50 पिक्सल्स। तो 50 पिक्सल्स कुछ इतने होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर आपका इंक्रीज़ होगा, 50 की जगह 500 होगा और बड़ा, 0 होगा छोटा। तो इस तरीके से जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे साइज़ आपका इंक्रीज़ होगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। तो एक हमारी हो गई पिक्सल्स यूनिट। तो पिक्सल्स अभी हम फॉन्ट साइज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं, बाकी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं इसको, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट थोड़ा सा वेट करो। अब सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स, सॉरी सेंटीमीटर एंड इंचेस आपको यूज़ करनी है, ओके। दूसरा है हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स। एक तो हो गई हमारी एब्सोल्यूट यूनिट्स जो कि फिक्स साइज है, मोबाइल में जाओ लैपटॉप में जाओ सेम रहेगा। दूसरी है रिलेटिव यूनिट्स, फ्लेक्सिबल। दीज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन और पेरेंट एलिमेंट साइज। तो ये स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करती हैं। कैसे, अच्छा जो मैं एप्पल के ऊपर गया था, वो मोबाइल के अंदर दूसरी हमारे पास विड्थ आ रही थी, सॉरी फॉन्ट साइज आ रहा था, एंड लैपटॉप के अंदर दूसरा हमारे पास क्या आ रहा था, फॉन्ट साइज आ रहा था। तो वो कौन सा हमारे पास तरीका था, एब्सोल्यूट था या फिर फिक्स था, कौन सा तरीका था वो हमारा, वो एब्सोल्यूट यूनिट्स थी या फिर फिक्स्ड यूनिट्स थी, जो हमने अभी एप्पल की वेबसाइट के अंदर देखी। अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी, वेरी ग्रेट क्वेश्चन। बिल्कुल करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करनी पड़ेगी, बस वो सी एस एस चेंज करनी होती है, ठीक है। एच टी एम एल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सी एस एस चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। कि इस डिवाइस के लिए ये सी एस एस रहेगी, इस डिवाइस के लिए ये सी एस एस रहेगी, ठीक है। अब वो आगे सीखेंगे हम, ठीक है, उसको आगे सीखेंगे, अब इसकी टेंशन मत लो। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने अभी एप्पल के अंदर देखी थी उसके अंदर रिलेटिव यूनिट्स यूज़ हो रही थी या फिर फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होती है, कोई सी भी स्क्रीन हो आपके साइजेस सेम रहेंगे। रिलेटिव क्या है, जैसे जैसे आपकी स्क्रीन चेंज होगी वैसे वैसे आपका जो साइजेस हैं वो चेंज होंगे। फिक्स्ड, रिलेटिव यूज़ हो रही थी, फिक्स कैसे यूज़ हो सकती है। उसके अंदर मैं जैसे ही मोबाइल वाले के अंदर गया था, मोबाइल के अंदर आपको फ़ॉन्ट साइज़ छोटा दिखाई दे रहा था, लैपटॉप के अंदर बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन वेबसाइट तो सेम ही थी ना, वेबसाइट तो apple.com ही थी। ऐसा तो है नहीं कि मैं applemobile.com के अंदर गया, ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो इस चीज़ को समझो, वो क्या थी आपकी रिलेटिव यूनिट्स। अब रिलेटिव यूनिट्स कैसे दिखाई देती हैं, ऐसी, परसेंट एक यूनिट है, एम है, एक रैम है, वी डब्ल्यू है, वी एच है। तो परसेंट क्या है, परसेंट ऑफ पेरेंट एलिमेंट, ठीक है।
एम क्या है, फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। जो एम और रैम यूज़ करते हो ना, ये फॉन्ट साइज के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, किसके लिए, फॉन्ट साइज के लिए। एंड वी डब्ल्यू परसेंट ऑफ द व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट क्या है, ये क्या है, इसको समझो आप। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। उससे पहले आपको विड्थ एंड हाइट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, विड्थ एंड हाइट। तो अभी मेरा एक एलिमेंट है, अगर मैं इसके अंदर से दिस इज अ पी हटा दूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्या हम ऋतिक रोशन है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो मैंने कहा हाइट इसकी कर दो आप 200, 200 कम हो जाएगी, 500 पिक्सल्स। अब अभी कुछ दिखाई देगा? अभी हमें कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है कि इसकी हाइट कितनी हो चुकी है, 500 पिक्सल्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन को, 100%। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी हाइट कितनी है, 500 पिक्सल्स। तो 500 पिक्सल्स को जितने दिखाई देते हैं, मैं इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ यहाँ से यहाँ तक आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरी की पूरी विड्थ को वो ऑक्यूपाई करेगा, चाहे नीड हो या फिर ना हो। लेकिन विड्थ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर कितना, 600 पिक्सल्स, तो कुछ कम हो जाएगी, देखो। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा ये बॉक्स बन चुका है। कैसे हुआ, हाइट एंड विड्थ का यूज़ करते हुए। मैंने कहा हाइट 500 एंड विड्थ 600। तो एक इस तरीके का बॉक्स मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अगर बिना कंटेंट के भी अगर आपको बॉक्स देखना है तो ऐसे बना सकते हो। अब लेकिन मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था, मैं डिव के अंदर आऊँगा, एक और डिव बनाऊँगा, इसकी आईडी को कर दूंगा 2। क्या कर दी इसकी आईडी मैंने, 2। और अब 2 को सेलेक्ट करूँगा, 2 मैंने सेलेक्ट किया, और इसका बैकग्राउंड कलर करूँगा मैं ऑरेंज। क्या मुझे अभी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है अभी, क्योंकि उसके अंदर ना तो हाइट है ना फिर ना ही विड्थ है। तो हाइट एंड विड्थ हम यहाँ पे दे सकते हैं कैसे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ 300 पिक्सल्स, एंड इसको भी थोड़ा कम करेंगे, कितना, 400 पिक्सल्स। तो अब एक बॉक्स दिखाई देगा जिसकी हाइट कितनी है, 300 पिक्सल्स, एंड जिसकी विड्थ कितनी है, 400 पिक्सल्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके अंदर कैसे आ रहा है। इसके अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस डिव के अंदर इस वाले डिव को बनाया हुआ है, इसलिए इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। लेकिन अब क्या होगा ना, देखो, लास्ट पी एक्स कितना होता है, लास्ट पिक्सल्स, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर, कोई लिमिट नहीं है, जितना आप यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो। तो मैं इंस्पेक्ट के अंदर जाऊँगा, आपके पास एक चीज़ होती है यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट कैसा दिखेगा आपको, इससे बाहर आओ पहले। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही इंस्पेक्ट के अंदर जाते हो कुछ ऐसा दिखाई देता है, दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, टॉगल डिवाइस टूल बार, ये एलिमेंट सेलेक्टर के बगल में टॉगल डिवाइस टूल बार, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाओ, डायमेंशंस में इसको रिस्पॉन्सिव कर दो, क्या कर दो, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब देखो, रिस्पॉन्सिव में आप क्या कर सकते हो ना, इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, क्या इसके साइजेस में कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है, देखो। तो किसी भी स्क्रीन के अंदर जाओगे ना, तो ये 400 500 जितने भी मैंने इसको पिक्सल्स दिए हुए हैं उतना ही रहेगा। मोबाइल में जाओ, लैपटॉप में जाओ, लेकिन मुझे चाहिए कि लैपटॉप के हिसाब से चेंज हो जाए, मोबाइल के हिसाब से चेंज हो जाए। तो ये काम मैं कैसे करूँगा? तो उस केस में आपकी यूज़ होती है कौन सी, रिलेटिव यूनिट्स। तो मैं हाइट यहाँ पे इसको कितनी दूंगा बताऊँ आपको, 50%। किसी का माइक ओपन हो गया, ऑफ कर लीजिए उसका। विशाल, आपका माइक ओपन हो गया, ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइट को कर दिया 50%। अब 50% क्या मतलब हुआ ना, ये जिसके भी अंदर होगा, मतलब इसका जो भी पेरेंट होगा, पेरेंट कौन होगा इसका, ये डिव इसका पेरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इसके अंदर बनाया हुआ है। तो ये जो 1 वाला डिव है वो किसका पेरेंट है, 2 का। तो 2 का पेरेंट कौन हुआ, डिव। तो क्या होगा, अपने डिव के, मतलब अपने पेरेंट डिव के 50% या हाइट ऑलवेज लेगा। ये विड्थ में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं विड्थ को भी 50% कर देता हूँ अभी, देखो 50%। तो अपने पेरेंट के हमेशा 50% ही रहने वाला है। देखो हो गया 50%। अब किसी भी डिवाइस के अंदर जाओ आप, ठीक है, ये हमेशा 50% ही आपका रहेगा, ओके। अभी आपको एक्चुअली चेंज होते हुए दिख नहीं रहा होगा, बट किसी भी डिवाइस के अंदर जाओगे तो ये अपने पेरेंट का 50% ही वहाँ पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स साइज़ रहेगा इसका, कि 300 400, ऐसा नहीं रहेगा। जितना भी इसका पेरेंट होगा उसका 50% होगा। अगर इसके पेरेंट के अंदर से मैं विड्थ को हटा दूँ, तो देखो अब ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक। मैं जैसे इसको छोटा कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। 50% मतलब अपने पेरेंट की आधी विड्थ, देखो हो रही है आधी विड्थ, अभी आधी है। मैं इसको छोटा करता हूँ, जैसे जैसे ही मैं छोटा कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली खुद से ही आधा हो रहा है, देखो हो रहा है। कितना ही छोटा करते जाऊँ वो खुद से ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं रिलेटिव यूनिट्स, ओके। नहीं नहीं, अभी अटेंडेंस नहीं लगानी है, अगर अभी लगाओगे तो काउंट नहीं होगी, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है।
तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये है आपकी रिलेटिव यूनिट्स। यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। मैंने कितनी लिखी है विड्थ यहाँ पे देखो, इसकी विड्थ मैंने हटा दी अभी, लेकिन मैंने टू की जो विड्थ लिखी है वो मैंने लिखी है 50%, ठीक है, और हाइट भी 50%। तो इसका क्या मतलब हुआ ना, इसका जो पेरेंट है इसकी 50% विड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी अगर आप 50% विड्थ कैलकुलेट करो तो लेट्स अगर 600 थी तो 300 पिक्सल्स क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी। हाइट इसकी कितनी है, 500 पिक्सल्स है, तो इस वाले की जो हाइट है इसकी 50% अपने पेरेंट की 50% होगी, ठीक है। इसका पेरेंट कौन है, 1 है, तो 1 की हाइट जो है 500 पिक्सल्स, और तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 250 पिक्सल्स, कितनी हो जाएगी 250 पिक्सल्स। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी है, 250 पिक्सल्स होने वाली है। तो ये होती है आपकी रिलेटिव यूनिट्स। ओके, हाँ वही चीज़। तो ये चीज़ होती है आपकी, तो किसी भी डिवाइस के अंदर जाओगे वो ऑटोमेटिकली इसकी 50% अडेप्ट कर लेगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। एम एंड रैम इसको भी छोड़ दो, ये हमारे किसके लिए यूज़ हो रही है, फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वी डब्ल्यू एंड वी एच की, कि वी डब्ल्यू क्या होता है एंड वी एच क्या होता है। सो वेट, तो वी डब्ल्यू एंड वी एच हमारा यूज़ होता है विड्थ या फिर हाइट के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब अब मैं मैं पिक्सल्स पिक्सल्स में में इसको इसको भी भी हाइट हाइड नहीं नहीं दे दे रहा रहा हूँ, हूँ, मैं मैं इसको इसको लिख लिख रहा रहा हूँ हूँ यहाँ यहाँ पे पे कितना, कितना, 90 90 या या फिर फिर 50 50 वी वी डब्ल्यू, डब्ल्यू, 50 50 नहीं नहीं 80 80 70 70 वी वी डब्ल्यू, डब्ल्यू, 70 70 वी वी एच। एच। हाइट हाइट के के लिए लिए आप आप यूज़ यूज़ करते करते हो हो व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट हाइट, हाइट, वी वी एच एच का का फुल फुल फॉर्म फॉर्म होता होता है है व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट हाइट। हाइट। और और विड्थ विड्थ के के लिए लिए आप आप यूज़ यूज़ करते करते हो हो व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट विड्थ, विड्थ, दैट दैट इज़ इज वी वी डब्ल्यू। डब्ल्यू। इससे इससे मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ हूँ कि कि 70 70 वी डब्ल्यू। डब्ल्यू। तो तो अब अब देखो देखो कैसा कैसा होगा। होगा। आ, अभी अभी नहीं नहीं करनी करनी है, है, ठीक ठीक है, है, अगेन अगेन काउंट काउंट नहीं नहीं होगी, होगी, मैं मैं बताऊंगा बताऊंगा आपको आपको कब कब अटेंडेंस अटेंडेंस लगानी लगानी है। है। तो तो देखो देखो 70 70 वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू एंड एंड 70 70 वी वी एच एच आपका आपका कितना कितना होता होता है, है, ठीक ठीक है। है। जो जो बाय बाय डिफ़ॉल्ट डिफॉल्ट आपके आपके व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट हाइट हाइट एंड एंड व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट विड्थ विड्थ होती होती है है वो वो कितनी कितनी होती होती है, है, 100 100 होती होती है। है। तो तो यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक आप आप समझो समझो, जो जो मैं मैं कर्सर कर्सर लेके लेके जा जा रहा रहा हूँ हूँ यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक, तक, दिस दिस इज़ इज 100, 100, कितना कितना 100 100 वी वी डब्ल्यू। डब्ल्यू। अगर अगर मैं मैं विड्थ विड्थ की की बात बात कर कर रहा रहा हूँ हूँ यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक, तक, दिस दिस इज़ इज 100 100 वी वी डब्ल्यू, डब्ल्यू, दिस दिस इज़ इज कितनी कितनी 100 100 व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट विड्थ। विड्थ। और और अगर अगर मैं मैं हाइट हाइट की की बात बात करूँ करूँ, दिस दिस इज़ इज कितना कितना 100 100 व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट हाइट। हाइट। अब अब मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ हूँ कि कि 100 100 में में से से 70 70 व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट हाइट हाइट आप आप ले ले लो, लो, किससे किससे, 1 1 से। से। तो तो 1 1 क्या क्या करेगा, करेगा, 100 100 में में से से 70 70 व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट हाइट हाइट ले ले लेगा, लेगा। तो तो यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक कितना कितना हुआ हुआ, 70 70 हुआ, हुआ, ठीक ठीक है। है। और और विड्थ विड्थ मैंने मैंने कितनी कितनी कहा कहा कि कि 70% 70% व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट विड्थ विड्थ आप आप ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई कर कर लो। लो। तो तो 70% 70% व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट विड्थ विड्थ कितनी कितनी हुई हुई आपकी, आपकी, सॉरी सॉरी 70 70 व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट विड्थ। विड्थ। तो तो यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक 100 100 थी, थी, तो तो यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक कितना कितना हुआ हुआ आपका आपका, कुछ कुछ 70 70 होता होता है है यहाँ यहाँ पे, पे, ओके। ओके। तो तो अब अब किसी किसी भी भी अगर अगर आप आप डिवाइस डिवाइस के के अंदर अंदर जाओगे जाओगे, तो तो उस उस डिवाइस डिवाइस का का ये ये 70% 70% ले लेगा। कैसे, कैसे, इस इस तरीके तरीके से से देखो। देखो। मैं मैं आया आया इसके इसके अंदर, अंदर, देखो देखो मैं मैं स्क्रीन स्क्रीन को को छोटा छोटा कर कर रहा रहा हूँ, हूँ, ये ये अंदर अंदर की की दो दो चीज़ें चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली छोटी छोटी हो हो रही रही हैं, हैं, देखो हो रही हैं। तो तो किसी किसी भी भी डिवाइस डिवाइस के के अंदर अंदर जाओगे जाओगे, ये ये उस उस डिवाइस डिवाइस का का 70 70 वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू ले ले लेगा। लेगा। अगर अगर आप आप अपने अपने मोबाइल मोबाइल की की बात बात कर कर रहे रहे हो हो, तो तो आपकी आपकी जो जो मोबाइल मोबाइल की की यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक की की स्क्रीन स्क्रीन है है, वो वो आपकी आपकी कितनी कितनी होगी होगी, 100 100 वी वी डब्ल्यू। डब्ल्यू। और और मैंने मैंने इस इस एलिमेंट एलिमेंट से से कहा कहा है है कि कि आप आप हंड्रेड्स हंड्रेड्स में में से से कितना कितना ले ले लो, लो, 70 70 ले ले लो। लो। तो तो यहाँ यहाँ से से 70 70 ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ले ले लेगा। लेगा। आप आप मोबाइल मोबाइल के के अंदर अंदर जाओगे जाओ, कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, दिखेगा, लैपटॉप लैपटॉप के के अंदर अंदर आओ आओ, कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। दिखेगा। तो तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली खुद खुद से से रिसाइज रिसाइज हो हो रहा रहा है, है, दिख दिख रहा रहा है है आपको। आपको। तो तो ये ये है है आपकी आपकी रिलेटिव रिलेटिव यूनिट्स। यूनिट्स। मेटा मेटा में में भी भी व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट आता है आता है, उसका उसका क्या काम काम है, है, ठीक ठीक है। है। जो जो आपका आपका मेटा मेटा टैग्स टैग्स है है, यहाँ यहाँ पे पे भी भी आपके आपके पास पास एक एक जगह जगह दिखाई दिखाई देता देता है है, कहाँ कहाँ पे, पे, नेम नेम व्यू व्यू पोर्ट। पोर्ट। तो तो ये ये इसी इसी के के लिए लिए बताता बताता है है कि कि आपको आपको जो जो वेबसाइट है वेबसाइट है वो वो कहाँ कहाँ पे पे रेंडर रेंडर होनी होनी चाहिए, चाहिए, ठीक ठीक है। है। वैसे वैसे मेटा मेटा टैग्स टैग्स की की एक एक क्लास क्लास होनी होनी चाहिए चाहिए थी थी, जिसमें जिसको मैंने मैंने मिस मिस कर कर दिया। दिया। तो तो इसको इसको आप आप इस इस तरीके तरीके से से समझो, समझो, नेम नेम व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट का का मतलब मतलब होगा होगा कि कि ये ये आपकी आपकी जो जो है है ब्राउज़र ब्राउजर के के
अंदर दिखनी चाहिए, या फिर ब्राउजर के व्यू पोर्ट के अंदर दिखना चाहिए। ठीक है, ब्राउजर के व्यू पोर्ट के अंदर। ब्राउजर का व्यू पोर्ट कौन सा हुआ हमारा, ये जो आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है, तो आप कह सकते हो काइंड ऑफ इसके लिए। अब बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है, पहले ये बताओ। यहाँ तक कोई भी डाउट? काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की, कलर्स एंड बहुत सारी चीजें। क्लास समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ, मेटा मैं एक दिन कवर करवा दूंगा आपको। मेटा टैग्स आपके क्या है? तो बताओ पहले, आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है? क्योंकि आपने अटेंडेंस 2-3 बार पहले ही लगा चुके हो आप। क्लासेस समझ में नहीं आ रही है क्या? बताओ। व्यू पोर्ट का यूज कब करेंगे? व्यू पोर्ट आपकी एक क्या है, यूनिट है। जैसे आप पिक्सल्स यूज कर रहे हो, वैसे ही आपकी व्यू पोर्ट होती है। ठीक है, व्यू पोर्ट क्या होता है ना, जो आपका ब्राउजर है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये मेरी एक स्क्रीन है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से
एक्चुअली यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करो एंड यहाँ से यहाँ पे जाओ। दिस इज 100 VW, 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या जाती है आपकी हॉरिजॉन्टली विड्थ जाती है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है, ये क्या आपकी 100% व्यू पोर्ट हाइट। मैंने इसे कहा कि इस 100% व्यू पोर्ट हाइट में से 70% आप ले लो, तो इसने कितनी ले ली होगी यहाँ से यहाँ तक की। और मैंने इसे कहा था कि क्या 100% व्यू पोर्ट विड्थ में से 70% ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी जो विड्थ है वो इसने ऑक्यूपाई कर ली। लेकिन ये होगा क्या ना हर डिवाइस के अंदर, अगर मोबाइल के अंदर जाओगे तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होगी, लेकिन स्टिल उसके अंदर भी वो 100 किसको मानेगा, जो आपकी मोबाइल लेट से यहाँ से यहाँ तक आपका मोबाइल है, तो यहाँ से यहाँ तक वो 100 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये 100 हो गया। तो अब इसके हिसाब से वो खुद को एडजस्ट करेगा। तो किसी भी डिवाइस के अंदर जाओगे वहां पे वो 70-70 ले लेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड में आज अपलोड कर देता, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि आज मैं वापस जाने वाला था बट जा नहीं पाया, ठीक है। ओके, अब अटेंडेंस लगाओ।